मुझे अपनी मान मर्यादा अच्छी तरह से पता है, इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी पल नहीं आएगा जब मैं अपने इमोशंस के आगे कमजोर पड़ जाऊं। मुझे पता है मेरी जान कि तू एक बहुत नेक दिल और संस्कारी लड़की है और कभी ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिसकी वजह से तेरे माँ बाबूजी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। थोड़ी देर में वेदांश चौहान उसके पीछे के बाहर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक कलर के थे। उसमें से अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। साधना के जैसे जैसे कदम वेदांश की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही वैसे वेदांश के चेहरे पर मुस्कान फैलती जा रही थी। जब साधना गाड़ी के बिल्कुल पास में आ गई, तब उसने गेट ओपन किया और साधना गाड़ी में बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर वेदांश को बैठा हुआ देखकर वो कहती है, आज आपका ड्राइवर नहीं आया। उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इस वजह से आज छुट्टी पर है। वो गाड़ी ड्राइव करने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे भी आज की शाम हम दोनों के नाम है, इसमें तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए वो अपना हाथ साधना की तरफ बढ़ा देता है, तो साधना उसकी हथेलियों पर अपना हाथ रख देती है और वेदांश को देखने लगती है। वेदांश भी उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी अदा से उसके कोमल हाथों को चूम लेता है। अपने हाथों पर वेदांश का स्पर्श महसूस करके साधना को अपने पूरे बदन में सनसनी से महसूस होती है। वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है, तो वेदांश उसके हाथ को और भी कसकर पकड़ लेता है और कहता है, साधना, ये हाथ मेरे हाथों से अब कभी नहीं छूटेगा। इतना कहते हुए वो एक बार फिर उसके हाथों को चूम लेता है। थोड़ी देर में वो उसे अपनी विला में ले जाता है। साधना हैरानी भरी नजरों से विला को देखते हुए कहती है, आपने कहा था कि कॉफी। वेदांश उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, साधना, मीडिया की नजरें हर पल हर सेकंड मेरे ऊपर रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि जब मीडिया तुम्हें मेरे साथ देखे तो तुम्हारे नाम को बदनाम करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को तब पता चले जब मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊं और सबको बताऊं कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। बस यही बात सोचकर मैं कॉफी के लिए तुम्हें अपने पर्सनल विला में लेकर आया हूँ। और वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें इसी विला में रहना है, तो मैंने सोचा कम से कम शादी से पहले ही तुम अपने घर को अच्छी तरह से देख लो और जो भी तुम्हें चेंजेस करवाने हो वो तुम करवा सकती हो। साधना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। अभी एक हफ्ते पहले तो वेदांश ने उसे प्रपोज किया था और अब एक हफ्ते बाद वो उसे अपने घर लेकर आया है और अब शादी की बात कर रहा है। वो थोड़ा सोचते हुए कहती है, सर, मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। वो एक अदा से मुस्कुराते हुए बोला, पहले तो मुझे सर बुलाना बंद करो। मैं तुम्हारा वेदांश हूँ, सो प्लीज कॉल मी वेदांश। और रही बात हाँ की, तो अब मुझे तुम्हारी हाँ सुननी भी नहीं है। साधना बहुत गौर से उसके चेहरे को देखती है, तो अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ साधना, अब मुझे तुम्हारी हाँ नहीं सुननी। वो साधना के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारी इन झील सी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत साफ नजर आती है। इतना कहते हुए वो उसकी बंद पलकों को अपने होठों से छू लेता है और ये गुलाबी गाल जो मुझे देखकर ब्लश करते हैं, ये कहते हुए वो उसके गालों को भी, और ये होंठ जो गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नाजुक हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। इतना कहते हुए
जैसे ही वो उसके होठों की तरफ झुकता है, तो साधना 2 कदम पीछे हट जाती है और पलकें झुकाते हुए कहती है, नहीं। वो बहुत धीरे से कहता है, साधना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इतना कहते हुए वो साधना के पीछे खड़ा हो जाता है और पीछे से एक हाथ उसके पेट पर और दूसरा हाथ उसकी कोमल धड़कनों पर रखते हुए उसके कान के पास धीरे से कहता है, और ये धड़कनों का शोर बता रहा है कि तुम्हें भी मेरा करीब आना बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम ही बताओ, शाता, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? वेदांश की ये प्यार भरी बातें साधना के कानों में रस घोल रही थीं और उसका स्पर्श उसके दिल की हालत बयां कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस समय वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की है और वेदांश उससे बेइंतहा प्यार करने वाला राजकुमार, जो दिलो जान से भी ज्यादा उससे मोहब्बत करता है। तभी वेदांश उसका फेस अपनी ओर करता है और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लेता है। साधना की धड़कनें जब वेदांश के सीने से टकराती हैं, तो वेदांश खुद पर काबू नहीं कर पाता। उधर साधना वेदांश को ना तो खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही उसकी नजदीकी को बर्दाश्त कर पा रही थी। उसे अपना गला सूखता हुआ लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आएगा जब वो किसी अजनबी के बाहों में होगी और उस समय उसे सही गलत की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। कुछ देर तक वेदांश उसे अपनी बाहों में लिए ही खड़ा रहता है और जैसे ही साधना उससे दूर जाने लगती है, तो एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, बरसों के बाद आज पहली बार इस दिल को सुकून मिल रहा है। थैंक्स साधना। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में इतनी खुशियां लेकर आओगी। साधना उसकी बेइंतहा मोहब्बत को देखकर कुछ कह ही नहीं पाती और फिर वेदांश थोड़ी देर तक उससे बातें करता रहता है और कॉफी पीने के बाद जब साधना उससे चलने को कहती है, वेदांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, साधना, मन कर रहा है कि इसी वक्त तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर लूं, पर जानता हूँ कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। और फिर वो थोड़ा शरारती लहजे में कहता है, लेकिन एक चीज पॉसिबल है। क्या? थोड़ी सी मोहब्बत करना। क्या मतलब? साधना, तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अगले ही पल वो उसके ओठों पर छुप जाता है। कुछ इस तरह से वो अपने दिल की प्यास बुझाता है कि साधना को अपनी सांसें उलझती हुई महसूस होती हैं। थोड़ी देर बाद जब साधना उसे दूर करती है, तो साधना की हालत देखकर वेदांश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। उधर साधना अपनी सांसों को काबू करते हुए बोली, आज के बाद मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। सॉरी साधना, आई नो मैंने ये गलत किया है, पर इसमें मेरा कसूर नहीं है। तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हें देखकर कोई भी गलती कर बैठेगा। वेदांश की जुनूनी मोहब्बत को देखकर साधना बहुत घबरा गई थी, इसलिए वो वापस जाने की जिद करती है। वेदांश उसे घर ड्रॉप कर देता है। साधना जब रूम पर आती है, तो आयशा से कहती है, आयशा, न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैं वेदांश के आगे कमजोर पड़ गई। आयशा को लगता है कि साधना बेवजह घबरा रही है, शायद इसीलिए वो ये सब कर रही है। इसलिए वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैडम जी प्यार भी करेंगी और प्यार से डरेंगी भी। साधना अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, न जाने वेदांश की बातों में क्या जादू था। मैं उसकी बातों में पूरी तरह से डूब गई थी। मेरी जान, प्यार इसी को कहते हैं। साधना हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर यही प्यार है तो ये प्यार बहुत खूबसूरत है। हाँ साधना, और मैं दुआ भी करूंगी
कि तेरा ये प्यार तुझसे कभी दूर ना जाए। 2 दिन बाद साधना का भाई चंदन उससे मिलने के लिए मुंबई आता है। वो साधना से कहता है कि जैसे ही छुट्टियां शुरू हों तुम घर आ जाना। बाबूजी को तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। भैया, ऐसी क्या जरूरी बात है जिसके लिए मुझे घर आना पड़े? गुड़िया, मैं ये नहीं जानता कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है, पर बाबूजी ने कहा है तो तुम्हें उनका कहना मानना पड़ेगा। तभी वहां आयशा आ जाती है और साधना आयशा को देखकर चंदन से कहती है कि उसे कुछ जरूरी सामान लेने जाना है। वो अभी 10 मिनट में आ जाएगी। साधना जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो आयशा चंदन को अकेले देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो आगे बढ़कर चंदन के गले लग जाती है। चंदन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। चंदन उसे खुद से दूर करते हुए बहुत गुस्से भरे अंदाज में कहता है, तुम थोड़ा दूर से बात नहीं कर सकती? आयशा चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई बीमारी है जो मेरे संपर्क में आओगे तो तुम्हें भी हो जाएगी? एमबीए कर रही हो लेकिन दिमाग अभी भी वही बच्चों वाला है तुम्हारा। थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ। आयशा हंसते हुए कहती है, मैच्योर होकर कौन सा अचार डालना है? बनाना तो मुझे तुम्हारे घर में गोल गोल रोटी ही है। तुम्हारी यही बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, इसीलिए दूर दूर भागते रहते हो। आयशा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, आज तुम मुझे बता ही दो कि आखिर मेरे अंदर कौन सी कमी है। आयशा, दूर से बात करो। नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही आऊंगी और आज तुम्हारे मुंह से सुनकर रहूंगी कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो तुम मुझसे दूर दूर भागते रहते हो। गुड़िया किसी भी समय यहाँ आ रही होगी। तुम्हें अपनी गुड़िया की बड़ी फिक्र है। थोड़ी फिक्र मेरी भी कर लेते। मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करने लगा? आयशा थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती है, ओ माय गॉड, मेरी ऐसी फूटी किस्मत। जिससे प्यार करती हूँ वो कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं। अब तो ये जिंदगी बोझ लग रही है। मन तो कर रहा है कि काश कोई सांप आकर मुझे काट ले या बड़े पहाड़ पर चढ़ते समय मेरा पाँव फिसल जाए और मैं खाई में गिर जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई। चंदन मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर भी मैं नहीं पिघलने वाला। इसलिए ये फालतू के ड्रामे करना बंद करो। और हाँ, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए ही मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पीजी में रह रही हूँ, ताकि उसे इतने बड़े शहर में डर ना लगे। तो इस मेहरबानी का ये मतलब तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। तुम्हारा मन करे तो तुम ये पीजी छोड़कर जा सकती हो। उसे तुम ना सही, कोई और रूममेट मिल जाएगी। आयशा को बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे जब घूर घूर कर देखने लगती है तो चंदन उसकी तरफ से नजरें फेरते हुए कहता है, अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे देखना बंद करो। तुम्हें मेरी आंखें छोटी लगती हैं तो मेरे ओंठ कैसे लगते हैं? मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। आयशा को चंदन की बात पर अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो झल्लाते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने ओंठों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी देख कर बताओ कि तुम्हें मेरे ओंठ कैसे लगते हैं। आयशा, मुझसे दूर रहो। अगर गुड़िया ने तुम्हें मेरे करीब देख लिया तो वो क्या सोचेगी? आयशा अब तो और भी ज्यादा चिढ़ती हुई उसके बिल्कुल पास आ जाती है और उसके दोनों पैरों पर अपने पैर रखते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, भगवान करे तुम्हारी गुड़िया आ जाए और उसे भी पता चल जाए कि मैं उसके भाई से कितना प्यार करती हूँ। मुझे तो कहीं प्यार नजर नहीं आता। तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता? वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं, 1% भी नहीं। आयशा
उसकी शर्ट के कॉलर को बहुत कस कर पकड़ते हुए कहती है, ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। आज मेरा मूड बहुत खराब है। यार आयशा, तुम तो बड़ी खतरनाक हो। इसलिए तो कह रही हूँ कि सीधी तरीके से आई लव यू बोल दो। वो मैं किसी और को बोल चुका हूँ। चंदन का इतना कहना था कि आयशा उससे दूर हो जाती है, तो चंदन मुस्कुराते हुए बेड पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, अब मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। आयशा दिल मिलाते हुए उसके पास जाती है और कहती है, मुझे वो लड़की मत समझना जो प्यार में कुर्बानी दे देती है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना कहते हुए आयशा उसके होठों को अपनी कैद में करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। चंदन खुली आंखों से उसके चेहरे को देख रहा था और मन में कह रहा था, आयशा, तुम्हें पास लाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं, तो तुम और भी ज्यादा मेरे पास आती हो। वो बड़े मजे से उस पल को एंजॉय करता रहता है और फिर जैसे ही आयशा उससे दूर हटती है, तो आयशा को वो अपनी बाहों में ले लेता है और उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहता है, तो आखिर तुमने जबरदस्ती मुझे अपना बना ही लिया। वो एक अदा से मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ 3 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। अगर 3 महीने में तुम बारात लेकर मेरे घर नहीं आए, तो मैं खुद ही अपना सामान लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। फिर आगे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और हाँ, अगर मुझसे तुम्हें प्यार नहीं भी है, तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। चंदन मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ तुमसे मिलने ही तो यहाँ आया हूँ, और वो भी बाबूजी से बहाना करके। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। चंदन चुपचाप उसे देखता रहता है, तो आयशा मिन्नतें करते हुए कहती है, चंदन प्लीज बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पिछले 1 साल से तुम मुझे तड़पा रहे हो, अभी और कितना तड़पाओगे? चंदन कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी कोई दीवानी लड़की मुझे इस जन्म में दूसरी नहीं मिलेगी। तो फिर मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते और इतने दिन से क्यों नक्सीबाजी दिखा रहे थे? वो तुम्हें देख रहा था कि तुम मेरे प्यार में क्या क्या करोगी। तो अब सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, तो चलो मुझे कहीं घुमाने ले चलो। मेरे साथ अकेले चलने में तुम्हें डर नहीं लगेगा? वो अदा से मुस्कुराते हुए कहती है, खतरा तुम्हारी जवानी को है, मेरी नहीं। चंदन उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, पागल लड़की, तुम्हें मैं पूरी जिंदगी कैसे झेलूंगा? बेइंतहा प्यार करके, थोड़ा किस थोड़ा मिस करके, तभी उसी गुड़िया के आने की आहट होती है। तो चंदन जल्दी से उठकर चेयर पर बैठ जाता है और ऐसा भी चुपचाप बुक पढ़ने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद चंदन साधना से ये कहकर वहां से चला जाता है कि जैसे ही पेपर खत्म हो तो वो हिमाचल आ जाए। चंदन के जाने के बाद आयशा बहुत खुश होकर साधना को गले लगा लेती है और कहती है, यार तुम पेपर बाद में दे लेना, पहले तुम हिमाचल जाकर मेरी और चंदन की शादी की डेट फिक्स कर दो। साधना उसे घूरते हुए कहती है, अगर शादी ही करनी थी तो एमबीए में एडमिशन क्यों लिया? क्यों इतना पैसा बर्बाद किया? अरे यार, वो तो टाइम पास के लिए ले लिया था। यहाँ तो वैसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता, तो क्या करने का मन करता है? बस दिन में पति की सेवा और रात में पति के साथ रोमांस। साधना मुस्कुराते हुए कहती है, तो ठीक है, इस बार जब मैं घर जाऊंगी तो माँ बाबूजी से तुम्हारी और चंदन भैया के रिश्ते की बात जरूर करूंगी और उनसे ये भी कहूंगी
कि एक थोड़ी पागल लड़की है, जिसे अगर आपने अपने घर की बहू नहीं बनाया, तो वो बेचारी पूरी पागल हो जाएगी। यार कुछ भी कहो, बस एक बार मेरी शादी करवा दो, क्योंकि अब तेरे भाई के बिना मुझे नींद नहीं आती। चुप हो जाओ बेशरम लड़की, सारी शर्म नदी में बहाकर आई हो। भाई, अपना तो यही फंडा है कि अगर मोहब्बत करते हो तो खुलेआम करो, क्योंकि छुप छुप कर मोहब्बत नहीं होती। और फिर मोहब्बत में अगर बदनाम ना हुए तो फिर नाम कैसे होगा। समय का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा था, और उस दिन के बाद वेदांश अक्सर ही साधना से किसी न किसी बहाने मिलने लगा था। कभी वो साधना को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता, तो कभी लंच या डिनर के बहाने उसे अपनी विला में लेकर आता। लेकिन उस दिन के बाद वेदांश ने साधना के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी, इसलिए साधना पूरी तरह से उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। और यही वजह थी कि वेदांश जब भी उसे विला में चलने को कहता, तो वो खुशी खुशी उसके साथ विला में आ जाती। एक शाम जब वो साधना को डिनर पर अपने विला में बुलाता है, तो उस शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। साधना उसे मना भी करती है कि आज मौसम बहुत खराब है, और ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। तब वेदांश हंसते हुए कहता है, यार, इतने रोमांटिक मौसम पर कम से कम खराब होने का इल्जाम तो मत लगाओ। और हाँ, आज मेरा मन कर रहा है कि तुम साड़ी पहन कर आओ। नहीं, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। प्लीज साधना, एक बार मेरे कहने से मैं भी तो देखूं कि मेरी होने वाली बीवी साड़ी में कैसी लगती है। तुम्हें पता है, मैं तो कई बार तुम्हें इमेजिन भी कर चुका हूँ कि तुम रेड साड़ी पहने, बालों में गजरा, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और होठों पर लिपस्टिक, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के जैसी, अपने पायल के छन छन करते हुए मेरे विला में आ रही हो। और जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हें खूब सारा प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनकर साधना का दिल धड़कने लगता है। वो धीरे से कहती है, वेदांश, मैं साड़ी पहनने की कोशिश करूंगी। और फिर उस दिन वो वेदांत के कहे अनुसार ही खुद को रेडी करती है। हमेशा की तरह ही वो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रेड साड़ी ने उसकी खूबसूरती को इस कदर बढ़ा दिया था कि वेदांश को अपना दिल मचलता हुआ महसूस हो रहा था। गाड़ी ड्राइव करते समय वो बार बार साधना की तरफ ही देख रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है कि आज से पहले कभी तुमने मुझे देखा ही नहीं। सच में यार, आज से पहले मैंने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा था। बस सिंदूर की कमी है। तुम कहो तो आज ही तुम्हारी मांग में सिंदूर सजा दूं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ मुझे मेरे मम्मी पापा के घर से विदा करा कर ले जाओ। फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। साधना हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, क्या? तो वो जोर से हंसते हुए कहता है, रिलैक्स यार, मैं तो बस देख रहा था कि अगर मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन क्या होगा। वो उदास होती हुई कहती है, वेदांश, मैंने लाइफ में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, पर तुम पर न जाने क्यों मुझे बहुत विश्वास है। इसलिए प्लीज मुझे चीट मत करना। मैं तुम्हारा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। साधना की बात सुनकर वेदांश के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। वो साधना से कुछ भी नहीं कहता है, और बस गाड़ी ड्राइव करके विला पहुंच जाता है। बारिश जो पहले से ही हो रही थी, वो विला के गेट पर ही गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए साधना कहती है, वेदांश, गाड़ी को यहाँ क्यों रोक दिया? क्योंकि आज मुझे बारिश में भीगना है।
वेदांश, मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए प्लीज गाड़ी को अंदर ले चलो। यार, ये मेरी मोहब्बत की पहली बारिश है, मैं तो इसे खूब एंजॉय करूंगा। और फिर वो गाड़ी का गेट खोलते हुए साधना का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आज तक तुम्हें ये बारिश अच्छी नहीं लगती थी, पर अब देखना, मेरे साथ बारिश में भीगने के बाद तुम इस बारिश को कभी नहीं भूल पाओगी। साधना उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वो उसके इरादों से अनजान उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए उसके साथ चल रही थी। आज से पहले कभी वो इतना खुश नहीं थी जितना आज वो खुश थी। शायद उसे पता नहीं था कि ये खुशियां बस उसके कुछ घंटों की हैं। चलते चलते ही वेदांश उसके गले में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लेता है और फिर बहुत ही रोमांटिक बातें करते हुए उसकी धड़कनों को दबा देता है और खुश होते हुए कहता है, सच में भगवान ने बड़ी फुर्सत से इन्हें बनाया है। उसके मुंह से एक आह निकलती है जिसे सुनकर वेदांश के चेहरे पर जहरीली मुस्कान बिखर जाती। वो और भी उसके पास आ जाता है और कहता है, शादना, बारिश की वजह से तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं, जाओ जाकर चेंज कर लो। मैं ठीक हूँ और मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। अरे यार, तुम यहाँ अक्सर आती जाती रहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद कर ऊपर अलमारी में रख दिए हैं, जाकर उनमें से कोई भी पहन लो, क्योंकि अगर इन भीगे कपड़ों में रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। साधना भी उन भीगे हुए कपड़ों में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वो भागते हुए ऊपर कमरे में आती है। तो जैसे ही अलमारी खोलती है तो उसमें एक से एक ऐसी ड्रेसें थीं जो बहुत शॉर्ट थीं और उस तरह की ड्रेसें आज तक उसने कभी नहीं पहनी थीं। कुछ नाइटी थी जो इतनी ट्रांसपेरेंट थी जिसे पहनने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वेदांश, साधना शर्माती हुई कहती है, वेदांश, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। साधना, मैं तुम्हें पब्लिक प्लेस में पहनने के लिए थोड़ा ना कह रहा हूँ। वो थोड़ा अटकती हुई कहती है, तुम्हारे सामने भी मैं इसे नहीं पहन सकती। साधना, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करने वाला भी हूँ। पर वेदांश, अभी तक शादी नहीं हुई है। कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अच्छा, तुम ही बताओ, इतने दिनों से तुम यहाँ आ रही हो, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? नहीं, तो फिर मुझसे इतना क्यों डर रही हो? वो एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा, ये नाइटी पहनने में तुम्हें शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी और इस ड्रेस को पहनकर तुम कंफर्टेबल भी फील करोगी। साधना उस ड्रेस को देखते हुए कहती है, वेदांश, ये बहुत शॉर्ट है और बैकलेस के साथ डीप नेक की भी है। साधना, ऐसी ड्रेसें पहनकर लड़कियां पार्टी में चली जाती हैं, खुलेआम सड़कों पर घूमती हैं और उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तो तुम तो अपने होने वाले हस्बैंड के सामने बंद कमरे में पहन रही हो, फिर इसमें कैसी शर्म? और फिर इस तरह बार बार फोर्स करने पर साधना उस ड्रेस को पहन तो लेती है, पर जब वेदांश के सामने आती है तो वेदांश उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गालों पर एक प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहता है, वाओ यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। ये कहते हुए वो उसकी धड़कनों को तो कभी होठों को और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ पड़ने लगता है। वेदांश के स्पर्श से साधना के हाथों से धीरे धीरे सब कुछ छूटता जा रहा था। वो जितना अलग होने की कोशिश कर रहे थे, वेदांश उतना ही उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहा था। साधना ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और जैसे ही उससे दूर जाने लगी तो वेदांश उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज साधना, आज अपने कदम पीछे मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही बनकर रहूंगा।
ये वादा है मेरा तुमसे, ये गलत है। मोहब्बत में गलत कुछ भी नहीं होता। और तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है। तुम्हारे करीब आया हूँ तो एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरे लिए गैर हो। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। इसलिए प्लीज यार, आज ये दूरियां मिटा दो। वो पल ऐसा था जहाँ साधना ना तो इनकार कर सकती थी और ना इकरार। वो वहीं खड़ी रहती है तो वेदांश उसकी खामोशी को हाँ समझते हुए उसके बहुत पास आ जाता है। और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। बाहर बारिश का शोर था और अंदर जज्बातों का, जिनमें उलझकर आज साधना पूरी तरह से वेदांश की हो गई थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और सूरज की किरणें चारों तरफ उजाला फैला रही थीं। साधना की जब आंखें खुलती हैं तो वेदांश बालकनी में खड़ा सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। वो जल्दी से खुद को संभालती है और जैसे ही वेदांश के पास जाती है तो वेदांश उसकी तरफ एक फ्लैट की चाबी और 20 लाख का चेक देते हुए कहता है, साधना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आई होप तुम्हें ये छोटा सा गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। वो हैरत भरी नजर से वेदांश को देखती है और समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक फ्लैट की चाबी और 20 लाख का चेक देने का क्या मतलब है। तभी वेदांश कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में अमेरिका जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तब तुम चली जाना। बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा है, वो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो साधना आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वेदांश, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम अब मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, इसलिए अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहते हुए साधना से वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं वहां से आने के बाद तुमसे मिलूंगा। और हाँ, वो टैबलेट टेबल पर रखी है, उसे खा लेना, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी। वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है। साधना उसके अचानक इस बदले हुए व्यवहार पर हैरान थी। उसका दिल कह रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को समझाते हुए कहती है, हो सकता है बिजनेस में किसी तरह की कोई टेंशन हो, इसीलिए वेदांश का मूड खराब है। जैसे ही टेंशन दूर होगी, देखना, वो खुद भागते हुए मेरे पास आएंगे। यही बात सोचकर थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर के साथ अपने रूम पर आ जाती है। 2 दिन तक तो वो वेदांश के फोन का इंतजार करती है और जब 2 से 4 दिन हो जाते हैं तब वो वेदांश को कॉल लगाती है तो वेदांश का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। वो अपने मन में कहती है कि हो सकता है वेदांश ने अमेरिका में कोई नया नंबर ले लिया हो। ऐसी ही तमाम दलीलों से वो अपने मन को समझा रही थी, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे एक अनजाना डर बैठता जा रहा था। वो वेदांश के ऑफिस भी जाती है तो वहां उसे पता चलता है कि वेदांश 1 महीने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। 1 महीने का सुनकर वो बहुत बेचैन हो जाती है। उसे वेदांश पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसे गलत नहीं समझ रही थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और उसके एग्जाम शुरू हो गए थे। सब कुछ भूलकर वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया और ना तो वेदांश की कॉल आई और ना वेदांश के बारे में उसे कुछ पता चला। वेदांश के बारे में उसने आयशा को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी कि आयशा को जब पता चलेगा कि वेदांश उसे ना तो कॉल कर रहा है और ना ही उसकी कोई खोज खबर ले रहा है, तो वो वेदांश को बहुत बुरा भला कहेगी।
वो अपने मन में कहती है, वेदांश मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है और इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए तुम बहुत बिजी भी रहते हो। शायद यही वजह है कि काम की व्यस्तता की वजह से तुम मुझसे मिल नहीं पा रहे हो। पर कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। तुम जहाँ भी हो सही सलामत हो, बस यही प्रार्थना करती हूँ। और रही बात इंतजार की, तो मैं तुम्हारा 7 जन्मों तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और वेदांश एक बार भी साधना से मिलने नहीं आया था। आज मौसम बहुत सुहावना था और साधना वेदांश को बहुत मिस कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो वेदांश के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, पर वेदांश तो इंडिया में था ही नहीं। वो सोचती है कि क्यों ना वेदांश की फेवरेट जगह उसकी विला में जाए और वहाँ कुछ समय बिताए। यही बात सोचकर वो विला पहुंच जाती है। गार्ड जब उसे अंदर जाने से रोकता है, तो वो गुस्से में कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वेदांत सर ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी अंदर ना आए। वो खुश होते हुए कहती है, क्या वेदांश अमेरिका से आ गए? यस मैम, उन्हें आए हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है। उसे जैसे ही ये पता चलता है कि वेदांश को आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, तो वो मन में कहती है, वेदांश तुम्हें आए हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं और तुम मुझसे मिलने के लिए आए भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? या तो तुम मुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहते हो, या फिर यह देखना चाहते हो कि मुझे तुम पर कितना भरोसा है। तो मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं करती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वेदांश साधना को क्या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे रहा है, या फिर उसके साथ कोई गेम खेल रहा है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर, कहानी के प्रति एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट देकर मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।